हेलो फ्रेंड्स, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके थे कि भारतीय संविधान के जो है स्रोत कौन कौन से हैं, तो अपनों ने इसमें क्रमागत रूप से चर्चा करी कि जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान से क्या अपनाया अपनों ने, कनाडा के संविधान से कुछ प्रावधान लिए, आयरलैंड के संविधान से कुछ प्रावधान लिए, रूस के संविधान से कुछ प्रावधान लिए। इसी प्रकार अपनों ने देखा था कि फ्रांस के संविधान से अपनों ने कुछ प्रावधान उठाए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, 1935 के अधिनियम से। तो कौन कौन से प्रावधान उठाए, उनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार ढाला गया, इसके ऊपर अपन जो है डिस्कस कर चुके थे। और अब आगे बात करते हैं अपन। मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि आगे वाले लेक्चर में अपन भारतीय प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में जो है अपन भारतीय प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रस्तावना होती क्या है? तो प्रस्तावना बेसिकली क्या होती है? इंडेक्स। प्रस्तावना को मान सकते हैं अपन इंडेक्स या सार तत्व। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का क्या होती? सार तत्व होती। जो यह सार तत्व होती, जो यह विशेषता बताती है कि उस देश की जो है शासन व्यवस्था का प्रकार क्या होगा, शासन व्यवस्था का प्रकार क्या होगा, किस प्रकार वो संचालित होगी, कौन कौन से उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए, उस देश की जो है शासन व्यवस्था, उसका स्वरूप क्या होगा। तो प्रस्तावना क्या होती है? सार तत्व होती, जो ये बताती है कि किसी देश व्यवस्था की, जो किसी भी देश है उसका जो संविधान है, उसका जो है किस टाइप का वो संविधान होगा, उस देश की जो शासन प्रणाली है वो किस टाइप की होगी, कौन से मूल्य, कौन से आदर्श उस संविधान के अंतर्गत उस संविधान में अंतर्निहित है, कौन से मूल्य, कौन से आदर्श उस संविधान में क्या है, अंतर्निहित है। उस देश की जो शासन प्रणाली है उसका संचालन किस प्रकार किया जाएगा। तो इसी सब का जो निचोड़ है वो किस में देखने को मिलता है? प्रस्तावना से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का सार तत्व होती है, जिससे उस देश के संविधान के मूल्यों, आदर्शों, शासन व्यवस्था आदि के बारे में क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना के नाम से जाना जा सकता है। इसे आप नॉर्मल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई किताब है अपनी, तो आप कोई भी किताब खरीदते होगे तो उसका पहला पन्ना देखते हो, उसमें इंडेक्स लिखा हुआ रहता है। इंडेक्स में लिखा होगा कि जैसे आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत किताब खरीद रहे हैं, तो उसमें आप जैसे फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो उसमें बताया होगा कि पहले चैप्टर में अपनों ने कौन से जो भारतीय संविधान के जो है विकास क्रम के ऊपर चर्चा करें, उसमें लिखा हुआ है। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत है उनके ऊपर देखेंगे। तीसरे चैप्टर में लिखा होगा कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर अपन देखेंगे। चौथे में लिखा होगा कि चौथे चैप्टर में नागरिकता के बारे में इस पेज से इस पेज तक लिखा होगा। पांचवें चैप्टर में मूल अधिकारों के बारे में लिखा होगा। तो इस प्रकार उसमें एक इंडेक्स में सारी बातों की चर्चा की हुई रहती है ना, कि मतलब इस वाले पेज से इस वाले पेज तक इस वाले टॉपिक के बारे में लिखा हुआ। तो उसी टाइप से आप इंडेक्स मान सकते हो एक प्रस्तावना को। तो अब इन प्रस्तावना देख के, किसी भी देश की प्रस्तावना को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश के जो संविधान है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये अपनों ने देखा कि प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी देश के संविधान का जो सार तत्व होती है, उस देश के मूल्यों, आदर्शों, उस देश के जो संविधान है उसके मूल्यों, आदर्शों, शासन व्यवस्था आदि के प्रकारों के बारे में किससे जानकारी मिलती? किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से जानकारी मिलती। तो ये प्रस्तावना क्या होती, इनके ऊपर देखा आपने कि प्रस्तावना क्या होती। आई थिंक कि मुझे लगता है कि वैसे डेफिनेशन वाइज तो इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, आप समझ तो गए होंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। उसके बाद देखोगे कि भारतीय प्रस्तावना की अगर बात करें तो भारतीय प्रस्तावना किससे, जो आपने देखा हुआ जब अपनों ने संविधान सभा पढ़ा था तब मैंने बताया था कि आपको 5वां अधिवेशन जो हुआ था, पहले जो 5वीं अधिवेशन की जब बजाय बैठक जो हुई थी, अधिवेशन या बैठक जो 5वीं हुई थी, कब हुई थी? 13 दिसंबर के दिन। 13 दिसंबर के दिन जो बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे चलकर क्या हुआ, भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का रूप लिया उसने। ठीक है, इसको अपनाया कब गया था, तो अपनाया भारतीय द्वितीय वाचन, जब अपनों ने देखा था कि द्वितीय वाचन कब हुआ था, तो द्वितीय वाचन हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। जो है द्वितीय वाचन में भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय प्रस्तावना को अपना लिया था। इसके बहुत सारे प्रावधान किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 5वीं बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को, तो उस 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उससे कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो ये देख लिया अपनों ने कब 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उससे बहुत सारे प्रावधान लिए गए। 17 अक्टूबर को जो है भारतीय संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो प्रस्तावना में बेसिकली आप जैसे 3-4 पार्टों में बांटकर इसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप भारत की जो प्रस्तावना है उसको देखो, तो अब लिख के बताऊँ ऐसे बोल के बताता हूँ। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है। और जैसे शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, प्रतिष्ठा, क्या देखा आपने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा को मिति शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये कुछ भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के बारे में चर्चा, इसके मूल तत्वों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपनों ने जैसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करी, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत क्या होगा। तो प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती, प्रस्तावना ही शुरू ही वहीं से होती, हम भारत के लोग, कहाँ से स्टार्ट होती, हम भारत के लोग। तो क्या होगा, प्रस्तावना का स्रोत क्या होगा, यह शक्ति का स्रोत भारत के लोग क्या होंगे, भारत के लोग। प्रस्तावना का जो शक्ति के स्रोत, प्रस्तावना की जो शक्ति का स्रोत क्या होगा, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या होगा, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत होगा भारत के जो लोग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय लोगों से मिलकर संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा ने क्या किया था, भारत के जो संविधान है उसको निर्मित करने का प्रयास किया था। तो भारत के संविधान को निर्मित किया गया था। तो इसकी शक्ति का स्रोत क्या हो जाएगा, शक्ति का स्रोत हो जाएगा भारत के लोग। अब भारत की इसमें बताया गया है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, किसके बारे में चर्चा की गई, भारत की प्रकृति के बारे में चर्चा की कि भारत की जो है प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति के बारे में चर्चा कर रखी है कि जो भारत की प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें क्या बोला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु होगा, संप्रभु, संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और क्या है, गणराज्य। ये क्या होगी, भारतीय संविधान की प्रकृति होगी। उद्देश्य कौन से होंगे, जो भारतीय संविधान को प्राप्त करने उद्देश्य होंगे, कौन कौन से उद्देश्य होंगे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। एक होगा न्याय, स्वतंत्रता और एक होगा अपना समानता। कौन से होंगे, न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा और समानता होगा। कौन कौन से न्याय की चर्चा करेंगे, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और लागू कब हुआ, लागू होने की तिथि 26
नवंबर 1949। तो ऐसे पूरी भारतीय संविधान सभा की जो संविधान की जो प्रस्तावना है जो संविधान सभा ने निर्मित करी, तो उसको ऐसे 3-4 पार्टों में डिवाइड करके देख सकते हैं कि सबसे पहले तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या होगा। भारतीय संविधान का स्रोत होगा भारत के लोग। क्या होगा? भारत के लोग होगा। दूसरी बात, अगर बात करें भारत की संविधान की प्रकृति कैसे होगी, भारत का जो संविधान होगा या भारत जो होगा वो कैसा होगा? संप्रभु निकाय होगा। संप्रभुता क्या होती है? अब एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करते चलेंगे अपन। संप्रभुता से क्या तात्पर्य? बात करते हैं अपन संप्रभुता से। संप्रभुता से क्या तात्पर्य? संप्रभुता से तात्पर्य, मान लो ये देश है अपना, ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये भारत के आंतरिक निर्णय और ये भारत के जो बाहर के निर्णय, तो भारत अपने आंतरिक निर्णय और बाहर निर्णय लेने में क्या होगा? स्वतंत्र होगा। भारत अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में क्या होगा? स्वतंत्र होगा। आंतरिक निर्णय कैसे होगा? किस टाइप से यहाँ का प्रशासन चलेगा, किस टाइप से यहाँ की शासन व्यवस्था होगी, किस टाइप से यहाँ जो है कानूनों का निर्माण होगा, ये सभी आंतरिक निर्णय हो जाएंगे। बाह्य निर्णय में क्या होगा? देश की रक्षा कैसे होगी, देश की विदेश नीति कैसे होगी, देश की रक्षा विदेश नीति किस टाइप की होगी। तो ये बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में भारत कैसा होगा? एक संप्रभु होगा। किसी भी दूसरे देश का इसमें क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। संप्रभुता से क्या तात्पर्य होता है? कोई भी देश अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। किसी भी बाह्य देश का या किसी दूसरे देश का या किसी भी दूसरी शक्ति का उसके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में क्या होगा? स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा। किसी अन्य देश का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसे किस नाम से जाना? किसी भी अन्य देश का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये संप्रभुता हो गई अपनी। संप्रभुता क्या होती है? किसी कोई भी देश अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा, उस पर किसी अन्य देश की कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। दूसरा की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है समाजवादी। दूसरा क्या होता है? समाजवादी। तो भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया है? भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। समाजवाद दूसरे पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं अब। समाजवाद, तो भारत जो है किस टाइप का समाजवाद होगा? भारत जो है एक स्वरूप के ऊपर, भारत एक समाजवादी देश होगा। और किस टाइम का देश होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। भारत में कौन सा समाजवाद होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या तात्पर्य? लोकतांत्रिक समाजवाद से तात्पर्य जो है भारत में जो भी उद्यम है, क्या है? भारत में जो भी उद्यम है या भारत में जो है निजी क्षेत्र उद्यम में क्या होगा? निजी क्षेत्र और जो शासकीय क्षेत्र है, शासकीय क्षेत्र वो साथ साथ मौजूद रहेंगे। निजी क्षेत्र भी अपना उद्यम लगा सकते हैं, सरकार भी अपना उद्यम लगाएगी। तो इस टाइप के समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है? इस टाइप के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाने के भारत में क्या उद्देश्य होते हैं? उद्देश्य थे जो भारत में व्याप्त गरीबी, असमानता, जो गरीबी हो गई, असमानता हो गई, उसके बाद जो गरीबी, असमानता, इनको क्या करना है? दूर करना है। गरीबी, असमानता, उसके बाद पिछड़ापन जो है भारत में, इसको समाप्त करना इसका उद्देश्य रहेगा। गरीबी, असमानता और पिछड़ापन को उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत ने कौन सा समाजवाद अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। तो भारत के जो है भारत का स्वरूप कौन सा होगा? समाजवाद होगा। और समाजवाद में भी कौन सा होगा? भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। इस लोकतांत्रिक समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राज्य आश्रित समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने
देखा कि कैसे संप्रभु होगा। समाजवाद, समाजवाद में कौन सा होगा, जो है लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत क्या, यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है साथ साथ मौजूद रहेंगे। इसका उद्देश्य था भारत में व्याप्त गरीबी, असमानता और पिछड़ेपन को क्या करना, दूर करना इसका मूल उद्देश्य था। तो ये हो गया अपना संप्रभुता समाजवाद हो गया। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों को क्या देगा, समान संरक्षण और संवर्धन करेगा। जैसे धर्मनिरपेक्षता मूलतः किसे, पश्चिम की विचारधारा। तो पश्चिम की विचारधारा के अंतर्गत क्या क्या गया, तो पश्चिम की विचारधारा में जो है समाजवाद से जो है अपने धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य, पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि जो राज्य होगा उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं रखेगा, अर्थात राज्य को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई भी धर्म कैसे भी चलाए क्या भी करे, हालांकि उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए, इस टाइप से अपना चलाएगा। तो भारत में इस टाइप का जो है पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य तो वही है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, पर पंथ निरपेक्षता थोड़ी सी जो है धर्मनिरपेक्षता से अलग किस परिप्रेक्ष्य में हो जाती है, धर्मनिरपेक्षता से अलग हो जाती है इस वाले पॉइंट से। कैसे कि सभी धर्मों को समान संरक्षण और संवर्धन करेगा। वहाँ राज्य का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता कि इसमें धर्मनिरपेक्षता में, जबकि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य होता है भारत जो है सभी धर्मों का क्या करेगा, समान संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, पंथ निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। जैसा आप ये पढ़ोगे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 25 पढ़ोगे, 26 पढ़ोगे, 27 पढ़ोगे, 28 पढ़ोगे, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे मूल, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो दे रखे वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित देखने को मिलती है, पंथ निरपेक्षता से। हालांकि मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसमें, 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा था। तो पंथ निरपेक्षता हो गई अपनी। कौन कौन से इसके ऊपर चर्चा कर ली अपनों ने देख लिया। सबसे पहले समाज संप्रभु निकाय क्या होता है इसके ऊपर देख लिया, समाजवाद के ऊपर देख लिया, पंथ निरपेक्षता हो गया। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जो शासन, जो सरकार होगी, सरकार का निर्वाचन कौन करेगा, उस देश की जनसंख्या के द्वारा की, उस देश की जो जनता है वो जो है किसका निर्वाचन करेगी, सरकार का निर्वाचन करेगी। अब सरकार का भारत में कैसे होता है, भारत में आर्टिकल 326 अपन पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 326 में कहा गया है कि जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो जाए, कितने, 18 साल से ऊपर। हालांकि पहले 21 साल का प्रावधान था, पर जो कौन सा 61वां संविधान संशोधन हो उसमें इस आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो हाल फिलहाल में संविधान में 18 वर्ष का प्रावधान है। तो 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति वो क्या करेगा, अपना मतदान दे सकता है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मत देगा उस एक मत से क्या होगा, एक व्यक्ति का निर्वाचन, जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे वो विजयी घोषित हो जाएगा और वही क्या करेगा, सरकार का निर्माण करेगा। तो इस टाइप की जो व्यवस्था चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है शासन का जो संचालन होगा, इसमें क्या कहें, शासन का जो संचालन होगा वो कौन करेंगे, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे उनके द्वारा किसका निर्वाचन किया जाएगा, जो शासन का संचालन करने वाले शासकों का निर्वाचन किया जाएगा। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को जाना जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं गणराज्य के ऊपर।
तो गणराज्य से क्या तात्पर्य, जो पूरा शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था का जो शासन का जो प्रमुख है, जो शासन का जो प्रमुख है, जो शासन का जो प्रमुख है, शासन का प्रमुख वंशानुगत न होकर क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। शासन का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, वंशानुगत न होकर किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, गणराज्य के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। किससे होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। तो इससे भारत क्या है, एक गणराज्य हो जाएगा। तो जो शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है वो चुना जाएगा अपना भारत की जनता के द्वारा। गणराज्य का प्रावधान कहाँ से लिया, अपनों ने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, नहीं देखा हो तो आप पिछले वाले लेक्चर को देखना, उसमें अपनों ने भारतीय संविधान के स्रोतों के ऊपर पूरे डिस्कस किया था कि कौन कौन से देश के संविधान से कौन सा। पिछला लेक्चर देखना, लाइक करना और एक कमेंट जरूर करके आना। तो जो गणराज्य है, गणराज्य से तात्पर्य शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होगा वंशज। ये व्यवस्था ली अपनों ने कहाँ से, फ्रांस से। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ से लिए। कौन कौन से प्रावधान लिए थे, समता, समानता, बंधुत्व और एक लिया था गणराज्य की व्यवस्था। तो ये गणराज्य हो गया अपना। तो अपनों ने भारत की जो संविधान होगा उसकी प्रकृति के ऊपर चर्चा कर ली। कौन कौन से होंगे, एक संप्रभु निकाय होगा, मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। समाजवादी होगा, किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया, जिसमें जो है शासकीय और जो है निजी उद्यम साथ साथ स्थापित होगा। पंथ निरपेक्षता, राज्य को कोई धर्म नहीं होगा, हालांकि राज्य जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण और संवर्धन देगा। लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक से क्या तात्पर्य, जो शासन व्यवस्था होगी उसका संचालन जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद अपनों ने देखा गणराज्य के बारे में। गणराज्य मतलब क्या, जो शासन व्यवस्था है उसका जो राज प्रमुख होगा, जो राज प्रमुख होगा वो क्या होगा, वंशानुगत न होकर क्या होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, गणराज्य के नाम से जाना जाएगा। तो इतना अपनों ने इस वाले लेक्चर में देखा कि क्या क्या हो सकती है। भारतीय संविधान की जो है प्रकृति के ऊपर अपनों ने चर्चा करी कि कौन से गणराज्य होगा, क्या होगा, संविधान का स्रोत क्या होगा, संविधान का स्रोत होगा भारत की जनता होगी। तो ये सभी अपनों ने देखा। अब भारतीय संविधान के जो है उद्देश्य के ऊपर चर्चा कर लेते। क्या कर लेते, भारतीय संविधान के उद्देश्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं अपन न्याय। न्याय न्याय तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा कर रखी, 3 प्रकार की चर्चा कर रखी। अब न्याय शब्द ऐसे समझ लेते हैं। सबसे न्याय उद्देश्य क्या है अपना, सबसे पहला उद्देश्य अपना न्याय। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लो। न्याय शब्द को अपनों ने कहाँ से लिया, रूस की क्रांति से लिया। रूस की क्रांति या रूस के संविधान से लिए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात कर रखी, 3 प्रकार के न्याय की बात। एक होता है अपना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात कर रखी अपनों ने, 3 प्रकार की। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा कर रखी है। सामाजिक न्याय के से तात्पर्य क्या है, जो भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है सामाजिक आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर इस आधार जो है सामाजिक रूप से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। आधार कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो क्या कहा गया इसमें, सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक होगा उससे धर्म, मूलवंश,
जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक रूप से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया मूल अधिकारों में। मूल अधिकार में देखेंगे हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। किसके बारे में बात कही? सामाजिक न्याय के बारे में बात कही। सामाजिक न्याय किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसे सामाजिक न्याय की बात कही गई है। इसी प्रकार अगर बात करें तो आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है सभी व्यक्ति को भारत में क्या कर सकते हैं? अर्थ स्थापित करने या रोजगार प्राप्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अपना उद्यम स्थापित करने की स्वतंत्रता है। अपना उद्यम स्थापित करने की क्या है? उद्यम स्थापित करने की स्वतंत्रता है। मतलब आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति इस भारतीय देश में, भारत में जो अपना उद्यम स्थापित करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो अपना उद्यम क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। तो ये देखा कि सभी वर्गों को समाज में सभी आर्थिक स्रोत, भारत में जितने भी आर्थिक स्रोत है, सामाजिक स्रोत है, उनका जो है उनका उपभोग करने की क्या है? स्वतंत्रता है। उनको किसी प्रकार से कोई सामाजिक आर्थिक आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक होती है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य होता है? प्रत्येक व्यक्ति जो बिना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो है मतदान करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो देश के शासन में भागीदार होने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो है जो संविधान में प्राप्त जितने भी राजनीतिक अधिकार है उनको प्राप्त करने का अधिकार होगा। व्यक्ति के साथ जो केवल लिंग के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी मूल वंश के आधार पर, किसी जन्म के आधार पर, मूलवंश, धर्म, जाति के आधार पर, इन आधारों पर किसी प्रकार के जो राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 326 में क्या कहा गया? आर्टिकल 326 में कहा गया जो चुनाव आयोग है वो केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार की जो है पृथक मतदाता सूची का निर्माण नहीं करेगा। तो ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 326 में कहा गया। तो इस प्रकार अपनों ने देखा कि जो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय देना। न्याय कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय शब्द की अपनों ने कहाँ से ग्रहण किया? रूस के संविधान से ग्रहण किया। जो है सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य? सामाजिक न्याय से समाज के आधार पर व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अपनों ने न्याय के बारे में देखा। अब बात करते हैं दूसरा समता की। किसके बारे में देखते हैं? समता की। तो समता तो वही है। समता मतलब सभी के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। समता से तात्पर्य क्या होता है? सभी व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार कौन सा है? आधार भाई धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है, जो भारत में जितने भी निवासी सभी व्यक्तियों के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है? समता कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता के बारे में चर्चा कर रखी है उनके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता तो ये देख लिया आप लोगों ने। अब स्वतंत्रता अगर बात करोगे तो भारत में जो संविधान है उसमें कौन कौन से स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहेगी। कौन से देख लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विचार। कौन कौन से देखोगे? विचार हो गया, एक अभिव्यक्ति हो गई, एक धर्म हो गई, एक उपासना की तो स्वतंत्रता हो गई, और एक हो गया विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान में की गई। क्या? किसी भी जो है विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई।
उसके बाद विश्वास, उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो विचार दे सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में कौन कौन से, ये याद रख लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम का है कि कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई। तो विचार की, तो भारतीय जो है संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। हालांकि इसके ऊपर पाबंदियां भी आरोपित की गई जो मूल अधिकारों में पढ़ेंगे अपन। ये जैसे कोई भी कानून आया या कोई भी पद है तो उसके ऊपर, कोई भी किताब आई तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप के जो अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है उन सभी को क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। ये सभी अपन देखेंगे तो आर्टिकल 19 जब पढ़ेंगे अपन तो उस आर्टिकल 19 में जो है इस प्रकार की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, किसी भी प्रकार के धर्म का आचरण कर सकता है, ये देखा अपनों ने। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल जो है 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है भारतीय संविधान में। तो कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी उस धर्म के जो है अनुसार क्या कर सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। उस धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों को मान सकता है, उन रीति रिवाजों में क्या कर सकता है, अपना विश्वास प्रकट कर सकता है, उन रीति रिवाजों के तहत क्या कर सकता है, अपनी उपासना कर सकता है। देखा होगा कि जैसे उपासना की स्वतंत्रता, जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, और मुस्लिम क्या करते हैं, वही नमाज पढ़ने का कार्य करते हैं। तो उनको उपासना की स्वतंत्रता है या नहीं, उपासना की स्वतंत्रता है। तो जो है इसमें क्या कहा गया, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात करेगी। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार उपासना कर सकता है, सभी तरीकों से उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी रूढ़ी में अपना विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म में उसके अनुसार क्या कर सकता है, अपना आचरण कर सकता है। हालांकि आचरण के ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई कि आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी देश की जो एकता हो गई, अखंडता हो गई, उसे क्या हो, खतरा हो। एकता अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो इनके ऊपर क्या करे, पाबंदियां आरोपित करते हैं। तो कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई। तो ये अपनों ने न्याय के ऊपर, उद्देश्य के ऊपर भी चर्चा कर ली कि तीन उद्देश्य प्राप्त करने की बात की गई। न्याय, एक न्याय हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना कौन सा, स्वतंत्रता, और एक हो जाएगा समानता की बात की। और लागू कब हुआ, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें इसके ऊपर भी चर्चा की गई कि संविधान सभा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करती हैं। तो ये सभी पूरा प्रस्तावना के बारे में अपनों ने देख लिया, एक एक वर्ड समझ लिया। प्रस्तावना बोल के भी बता दी कि क्या हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु कैसा बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, गणराज्य। एक एक शब्द के ऊपर चर्चा कर ली अपनों ने। संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या, न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता किसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इन सभी के ऊपर अपनों ने एक एक करके पूरी चर्चा कर ली। तो इस प्रकार अपना प्रस्तावना वाला टॉपिक कवर हो जाता है। अब देख लेते हैं अपन कुछ फैक्चुअल डाटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। जैसे अगर बात की जाए कि जो संविधान जो है, प्रस्तावना के बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा, तो किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा इसके ऊपर देख लेते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में थॉट्स क्या क्या है, थॉट्स है ना, इसके ऊपर अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा, किसने, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा।
दूसरा देखेंगे संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र, तो परिचय पत्र किसने कहा? एक संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, एन पालकीवाला। एन पालकीवाला ने क्या कहा? भारतीय संविधान सभा को जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा जो है एन पालकीवाला। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। उसके बाद संविधान सभा जो है प्रस्तावना संविधान का राजनीतिक जन्म पत्री है। प्रस्तावना संविधान की एक आता है प्रस्तावना, एक थोट का प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है। तो ये किसने कहा अपना? ये कहा है के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम क्या था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी ने क्या कहा? जो प्रस्तावना संविधान का क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का जन्म पत्री कहा। किसने कहा? ये कहा आपने के एम मुंशी ने। संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला। संविधान की आत्मा जो कहा ठाकुरदास भार्गव ने। और संविधान के दीर्घकालिक सपनों का प्रारूप, संविधान के ये भी याद कर लेना आप, ये तो आ जाते एग्जाम में बहुत सी बार यहाँ से प्रश्न। संविधान के अरे यार संविधान के दीर्घकालिक सपनों का साकार। दीर्घकालीन सपनों का, संविधान के दीर्घकालिक सपनों का प्रारूप। ये प्रारूप समिति के एक सदस्य हुआ करते थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये चार थॉट्स संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता है। कौन कौन से? संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकीवाला ने कहा। संविधान जो है प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्री किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्री के एम मुंशी ने कहा। और संविधान के दीर्घकालिक सपनों का प्रारूप किसने कहा? संविधान के जो दीर्घकालिक सपनों का प्रारूप अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। तो ये आपके एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं कि फैक्ट वाइज बनते हैं कि प्रस्तावना के बारे में जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, प्रस्तावना को जन्म पत्री किसने कहा, संविधान के दीर्घकालिक सपनों का प्रारूप प्रस्तावना को किसने कहा। तो इस टाइप के जो प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा अपनों ने कहाँ से ली, तो जब अपनों ने संविधान की स्रोत पढ़े तभी बता दिया था कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये अपनों ने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनों ने संविधान की प्रस्तावना ली। कहाँ से ली अपनों ने संविधान की प्रस्तावना? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। तो ये देख लिया आपने, संविधान की आत्मा जो ठाकुरदास भार्गव ने कहा, संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने, संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म पत्री के एम मुंशी ने, और संविधान दीर्घकालिक सपनों का साकार अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। तो इस प्रकार अपनों ने जो है सारे आयामों के ऊपर प्रस्तावना के चर्चा कर ली। इस प्रस्तावना की जितने भी आयाम बनते हैं कि स्त्रोत हो गए, उसके जो है उसकी शक्ति क्या, उसकी जो स्वरूप क्या होगा, उसके ऊपर अपनों ने देख लिया। उद्देश्य कौन से है देख लिया, लागू होने की तिथि। उसके बाद देख लिया अपनों ने प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, अपनों ने प्रस्तावना के बारे में थॉट्स के ऊपर चर्चा कर ली। तो ये होल लेक्चर में अपनों ने पूरा प्रस्तावना को डिस्कस कर लिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना आपकी इतने ही काम की है, इसके अलावा आपको प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितना भी अपनों ने पढ़ा वो सभी याद कर लेना कि प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, कितने प्रकार की समता की बात कही गई, ठीक है। उसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, और थॉट्स के बारे में भी प्रश्न बन जाते हैं कि ये जो अपनों ने पढ़े अभी, ठीक है। तो इससे आगे वाले लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो आर्टिकल संघ और उसके राज्य क्षेत्र करके जो है भारतीय संविधान के भाग 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक अपन इसके अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि जो भारत, इंडिया और
भारत एक राज्यों का संघ होगा, किसमें कहा गया आर्टिकल में नए राज्य कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद जो नए क्षेत्र होते हैं उनको राज्य में जो भारत क्षेत्र में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, कौन कौन से सिद्धांत है। उसके बाद नए राज्य बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन होता है। तो इन सभी के ऊपर चर्चा अपन अगले वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो लेक्चर में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इस लेक्चर को, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। अगले वाले लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे कि उन डाउट को कवर करते चले। धन्यवाद।